इस एपिसोड की शुरुआत में कोकजी चन्मी के ऊपर चिल्ला रही होती है और वो चन्मी को मारती है। एक और मारने से पहले वहाँ जीसंग उन दोनों के बीच में आ जाता है और वो कोकजी को चन्मी को मारने से रोकता है और वो चन्मी को वहाँ से खींच कर ले जाता है। तभी सभी बच्चे गॉसिप करने लगते हैं कि जीसंग और चन्मी एक दूसरे को डेट कर रहे हैं। इसे सुनकर कोकजी जल जाती है। जेबम भी उन दोनों को देख रहा होता है। फिर हमें जीसंग और चन्मी को दिखाया जाता है। चन्मी जीसंग के ऊपर चिल्लाते हुए बताती है, तुम मुझे खींच कर क्यों लेकर आए हो? मैंने कुछ नहीं किया। फिर भी कोकजी ने मुझे सबके सामने थप्पड़ मार दिया। अगर मैं इसे जवाब नहीं दूंगी तो सबको लगेगा मैं ही गलत हूँ। और तुम कौन होते हो जो मुझे ऐसे सबके सामने हाथ रखने वाला? जीसंग बताता है, तुम्हें क्या लगता है अगर तुम उन सब लोगों के सामने बताओगे तो वो लोग मान जाएंगे? तुम्हें शांत रहना होगा। मैं तुम्हें पहले भी कहा था कि तुम स्कूल छोड़कर चले जाओ। मैं अभी भी कह रहा हूँ तुम्हें यहाँ से जाना चाहिए और यही तुम्हें बेहतर होगा। अगर तुम यहीं पर ही रह जाओगे तो चीजें तुम्हारे लिए बुरा होगा। मैं तुम्हारे अच्छे के लिए कह रहा हूँ, तुम तुम्हारे ओल्ड स्कूल पर चले जाओ। चन्मी को बहुत बुरा लग जाती है और वो साइलेंट हो जाती है। चन्मी एक जगह में अकेली होती है। तभी वहाँ वो लड़की आती है जो चन्मी के ऊपर इल्ज़ाम लगाई थी और वो चन्मी से सॉरी कहकर बताती है, मुझे नहीं लग रही है कि ये सब तुमने किया है। कोई और तुम्हारे नाम पर ये कर रहा है। मुझे तुम्हारे नंबर से मैसेज आया था कि तुम कोकजी का फेक नोट पिक्चर्स को वायरल करो। इसे सुनकर चन्मी शॉक हो जाती है और वो लड़की का फ़ोन चेक करती है जिस पर वो खुद का नंबर से मैसेज को देखकर शॉक हो जाती है और वो बताती है, लेकिन ये सब कैसे हो सकता है? मैंने ऐसा कोई मैसेज तुम्हें किया ही नहीं। तभी उसे याद आ जाती है कि ऑडिटोरियम में उसे किसी ने पत्थर से मारकर बेहोश किए थे। अभी वो समझ जाती है कि शायद किसी ने मेरी फिंगरप्रिंट लॉक को खोलकर ये सब कर चुके हैं। इसके बाद चन्मी एक जगह में अकेले बैठकर सोचने लगती है। तभी वहाँ जेबम आता है और वो चन्मी से पूछता है, तुम यहाँ अकेले क्या कर रहे हो? तुम और कोकजी के बीच में क्या चल रहा है? तभी चन्मी बताती है, मैं ऑडिटोरियम में बेहोश नहीं हुई थी। किसी ने पीछे से मेरे सर के ऊपर पत्थर से मारकर मुझे बेहोश किए थे। इसके बाद वो मेरे फ़ोन से कोकजी का फेक नोट पिक्चर्स को वायरल किए थे। इसे सुनकर जेबम शॉक होकर पूछता है, तुम पहले क्यों नहीं बताई? लेकिन मेरे पास अभी एक आइडिया है, इसके वजह से हम उसे पकड़ सकते हैं। फिर हमें इस सीन को काटकर कोकजी को दिखाया जाता है जो बहुत गुस्से में दिखती है। तभी वहाँ जीसंग आता है। जीसंग को देखकर कोकजी पूछती है, तुम चन्मी को सपोर्ट क्यों कर रहे थे? इसीलिए जीसंग बताता है, तुम एक इनोसेंट लड़की को मार रही थी, उसकी कोई गलती नहीं है। कोकजी गुस्से में पूछती है, तुम्हें कैसे पता? तुम उसे बचाने के लिए ये सब कह रहे हो? जीसंग बताता है, अगर उसे तुमसे बदला लेना था तो वो और कुछ करती। इससे तुम्हें समझना चाहिए इसका पीछे और कोई है। मैं इस चन्मी का साइड नहीं ले रहा हूँ। मैं तुम्हें सच बात को बता रहा हूँ। मुझे अभी भूख लग रही है, मैं खाना खाने के लिए जाता हूँ कहकर जीसंग वहाँ से चला जाता है। कोकजी भी गुस्से से जीसंग का पीछे खाना खाने के लिए जाकर जीसंग का पास बैठ जाती है। अभी वो जेबम और चन्मी को साथ में बैठकर खाना खाते हुए देखती है। कोकजी जीसंग से पूछती है, ये दोनों साथ में क्यों घूम रहे हैं? जीसंग और कोकजी उन दोनों को देखने लगते हैं। तभी जेबम को मैसेज आता है। उसे देखकर वो चन्मी से खुशी होकर बताता है, मुझे परमिशन मिल चुका है। इससे हमें पता चलता है कि जेबम चन्मी के बाद उस ऑडिटोरियम में कौन गया था और किसने ये सब चन्मी के साथ कर रहा है। ये जानने के लिए वो स्कूल का सीसीटीवी फुटेज चेक करवाना चाहता है और उसे परमिशन मिल जाता है। इसके वजह से वो बहुत खुश दिखता है। फिर हम प्रिंसिपल को देखते हैं जो जेबम से कहते हैं, सीसीटीवी का मदद से तुम तुम्हारे खोए हुए बैग को ढूंढ सकते हो, लेकिन तुम इस बात को किसी को भी मत बताओ कहकर वहाँ से चले जाते हैं। प्रिंसिपल के जाने के बाद जेबम सीसीटीवी फुटेज चेक करने लगता है। सीसीटीवी फुटेज चेक करते वक्त जेबम का एक्सप्रेशन चेंज होता है और वो अचानक से शॉक हो जाता है। फिर हम चन्मी को देखते हैं जो क्लास से बाहर जाती है। कोकजी उसे घूर रही होती है। उसके जाने के बाद कोकजी का दोस्त उसे कुछ बता रहे होते हैं। तभी क्लास के अंदर टीचर आते हैं।
फिर क्लास खत्म होने के बाद कोकजी उसकी फ्रेंड्स के साथ बात कर रही होती है। कोकजी का दोस्त बताते हैं तुम्हारे बारे में हर स्टूडेंट गॉसिप कर रहे हैं। कोकजी बताती है लेकिन वो पिक्चर्स फेक थी, फिर भी ये लोग गॉसिप क्यों कर रहे हैं। तभी दोस्त बताते हैं क्योंकि कुछ और बात है। अभी चन्मी तुम्हारे और ओसंग के बारे में रूमर्स फैला रही है कि तुम और ओसंग एक ही घर में रहते हो और तुम दोनों भाई बहन हैं। इसे सुनकर कोकजी को बहुत ज्यादा गुस्सा आ जाती है। अभी वहाँ ओसंग आता है और वो कोकजी से बताता है मुझे तुमसे कुछ बात करना है, कहकर उसे वहाँ से ले जाता है। फिर वो दोनों स्कूल के ऊपर जाकर बात करने लगते हैं, जहाँ पर ओसंग कोकजी के ऊपर डांटने लगता है कि ये सब तुम्हारे वजह से ही हो रहा है, तुम्हें चन्मी को सबके सामने मारना नहीं चाहिए था, इसकी वजह से वो ये सब कर रही है। तभी कोकजी बताती है चन्मी मेरी फेक पिक्चर्स को फैला रही थी, इसीलिए मैंने ऐसा किया, लेकिन अब मुझे और कुछ करना होगा जिसकी वजह से चन्मी खुद स्कूल छोड़कर चले जाएगी। जैसे साजुन चला गया वैसे ही करूँगी। तभी ओसंग बताता है तुम्हें जो करना है तुम करो, मैं तुम्हारे मामले में नहीं हूँ, कहकर वहाँ से चला जाता है। फिर हमें चन्मी को दिखाया जाता है जो शूटिंग क्लास में होती है। तभी वह जेबम आता है, उसे देखकर चन्मी पूछती है क्या तुम सीसी फुटेज चेक कर चुके हो, मेरे पीछे कौन था। तभी जेबम बताता है मैंने अभी अभी सीसी फुटेज चेक कर आया हूँ, लेकिन तुम्हारे पीछे कोई नहीं था। इसे सुनकर चन्मी को डिसअपॉइंटमेंट होता है। चन्मी को ऐसा देखकर जेबम को बुरा लगता है क्योंकि वो झूठ कह रहा था। फिर हम ओसंग को देखते हैं जो उसके पापा से बात करने के लिए जाता है। तभी हमें पता चलता है कि उसका पापा डिटेक्टिव टीम का हेड है और वो उसका पापा से बताता है चन्मी स्कूल में कोकजी के साथ प्रॉब्लम्स क्रिएट कर रही है और इसीलिए ही चन्मी एक जगह में रह रही है जहाँ पर माइनर्स को अलाउड नहीं है, तो प्लीज़ आप उसे फिर से उसका ओल्ड स्कूल पर भेजो, आप कोकजी का खुशी के लिए कुछ करो, कहकर वहाँ से चला जाता है। फिर हमें चन्मी को दिखाया जाता है। चन्मी को कोकजी से मैसेज आता है कि तुम मुझे मिलने के लिए आओ। उसे देखकर चन्मी कोकजी से मिलने के लिए जाती है, जहाँ पर कोकजी उसके दोस्तों के साथ चन्मी को पीटने के लिए इंतजार कर रही होती है। तभी वहाँ चन्मी आती है। चन्मी कोकजी से बताती है तुम्हें क्या बात करनी है। तभी कोकजी बताती है तुम मेरे बारे में बहुत रूमर्स फैला रहे हो ना, आज मैं तुम्हें सबक सिखाऊंगी। फिर हमें इस सीन को काटकर जीसंग को दिखाया जाता है जो बॉक्सिंग कर रहा होता है। बॉक्सिंग करने के बाद वो नहाने के लिए जाता है। नहाते वक्त वो उसका ब्रेन ट्यूमर के बारे में सोच रहा होता है और वो अचानक सैड हो जाता है। इसके बाद वो उसका छत से नीचे देखता है जहाँ पर कुछ लड़कियां चन्मी को मार रहे होते हैं। उसे देखकर जीसंग बहुत परेशान हो जाता है और वो चन्मी को बचाने के लिए नीचे भागने लगता है। जीसंग के आने से पहले कोकजी और उसकी दोस्त वहाँ से चले जाते हैं। चन्मी की हालत बहुत खराब हो चुका होता है और वो वहाँ से बहुत मुश्किल से उठकर जाने लगती है। तभी वहाँ जीसंग आता है। चन्मी को ऐसा हालत में देखकर जीसंग को बहुत बुरा लगता है। चन्मी कुछ नहीं कहती है और वो वहाँ से उसकी घर के ओर चली जाती है। उन सब के जाने के बाद वहाँ पुलिस आते हैं। पुलिस आकर जीसंग से पूछते हैं क्या यहाँ पर फाइटिंग हो रहा था। तभी जीसंग बताता है हाँ, लेकिन वो लोग मेरे आने से पहले ही गए थे। उसे सुनकर पुलिस वहाँ से चले जाते हैं। पुलिस के जाने के बाद जीसंग को एक पर्स मिलता है और वो पर्स को खोल कर देखता है। वहाँ पर वो चन्मी और उसका भाई का फोटो को देखता है। फिर हमें चन्मी को दिखाया जाता है जो उसके घर के बाहर होती है। तभी वो उसका बहुत सारे फेक नोट पिक्चर्स को दीवार पर देखती है। इसे देखकर वो घबरा जाती है और वो जल्दी से जल्दी सभी पोस्टर को वहाँ से उतरने लगती है। तभी वहाँ घर के ओनर आ जाते हैं और वो चन्मी से पूछते हैं ये सब क्या हो रहा है, तुम आज से यही नहीं रह सकते हो, तुम्हारे वजह से यहाँ पुलिस आ गए थे और उन लोगों को पता चल चुका है कि तुम माइनर हो, इसीलिए मैं तुम्हें यहाँ से जाने के लिए कह रहा हूँ। चन्मी बहुत परेशान हो जाती है और वो कहती है लेकिन मैं अभी कहाँ जाऊँ, आप प्लीज़ मुझे एक रात रहने के लिए परमिशन दो। लेकिन ओनर साफ साफ मना कर वहाँ से चले जाते हैं। इतने में वहाँ जीसंग आता है। उसे देखकर चन्मी पूछती है तुम यहाँ क्या कर रहे हो, मुझे पता है तुम मुझे वो लोग मारते हुए देखे हो, लेकिन इस बात को तुम प्लीज़ भूल जाओ। तभी जीसंग चन्मी को उसके वॉलेट को वापस कर देता है। चन्मी ले लेती है। चन्मी बताती है तुम अभी यहाँ से जा सकते हो,
जीसंग पूछता है लेकिन तुम कहाँ जाओगे? चन्मी बताती है तुम मेरी चिंता मत करो, मैं आज रात के लिए कैफे में या लाइब्रेरी में रह जाऊंगी। जीसंग बताता है लेकिन तुम्हें वो लोग रहने के लिए परमिशन नहीं देंगे, तो तुम मेरे साथ चलो। चन्मी बताती है नहीं नहीं, मैं मेरी फ्रेंड्स के घर में जाऊंगी, वहाँ रह जाऊंगी। जीसंग बताता है लेकिन तुम्हें इस सिटी में कोई फ्रेंड्स नहीं है, इसीलिए कह रहा हूँ, तुम मेरे साथ आ जाओ। इसके बाद जीसंग शर्माते हुए ऊपर की ओर हाथ को दिखाता है जहाँ पर चन्मी का फेक पिक्चर्स होती है, लेकिन वो पोस्टर बहुत ऊपर होता है, इसीलिए जीसंग चन्मी को ऊपर लिफ्ट करता है। जीसंग का मदद से चन्मी सारे पिक्चर्स को वहाँ से हटा देती है। इसके बाद जीसंग चन्मी से बताता है तुम मेरे घर चलने के लिए पैकिंग करो। इसके बाद वो दोनों लगेज पैक कर जीसंग के घर की ओर जाते हैं। चन्मी घर के अंदर जाने के लिए इधर उधर देखने लगती है। जीसंग बताता है तुम क्यों घबरा रहे हो, तुम इससे पहले भी यहाँ आ चुकी हो। जीसंग बताता है यहाँ अकेले रहता हूँ, इसीलिए मेरा घर बहुत छोटा है और तुम्हें अच्छा नहीं लगेगा। अगर तुम्हें शवर लेना है तो तुम नीचे जिम पर शवर ले सकती हो और वॉशिंग मशीन भी वहीं पर है, तुम यूज़ कर सकती हो। अगर तुम्हें कुछ चाहिए तो तुम मुझे बता दो, मैं तुम्हारी मदद करूँगा। चन्मी बताती है ये घर मेरे घर से भी बड़ा है और तुम परेशान मत हो, मुझे ऐसा रहने का भी आदत है, लेकिन अभी मुझे भूख लग रही है, मैं आज सुबह से कुछ नहीं खाया। इसके बाद जीसंग उसे एक स्टोर में ले जाता है जहाँ पर जीसंग और चन्मी साथ में बैठकर बहुत सारा खाना खाने लगते हैं। इसके बाद रात को जीसंग बॉक्सिंग एरिया में सोने के लिए जाता है और वो चन्मी से ऊपर कमरे में सोने के लिए कहता है। चन्मी बताती है मुझे बहुत बुरा लग रही है, मेरे वजह से तुम्हें बहुत तकलीफ हो रही है। जीसंग बताता है मुझे कोई परेशानी नहीं है, मैं यहाँ पर सो सकता हूँ, कहकर उसे पेन रिलीफ स्ट्रिप को देता है। चन्मी जीसंग को थैंक यू कहकर वहाँ से सोने के लिए जाती है। चन्मी कमरे में बैठकर स्ट्रिप को लगा रही होती है, तभी उसकी नज़र जीसंग का फैमिली पिक्चर्स के ऊपर पड़ती है और वो उसे देखने लगती है। फिर हमें ओसंग को दिखाया जाता है, इसके पास चन्मी और पार्कवन का पिक्चर्स होता है। इसके अलावा उन दोनों का चैट्स भी होता है और वो चैट्स को अकेले बैठकर पढ़ रहा होता है, यानी ओसंग को भी पता चल चुका है कि चन्मी और पार्कवन भाई बहन हैं। अगले सुबह चन्मी जीसंग का कैट को खाना खिला रही होती है, तभी वहाँ जीसंग आता है। चन्मी बताती है कल रात से तुम्हारी कैट खाना खाने के लिए चिल्ला रही थी, इसीलिए मैं स्टोर में जाकर खाना लेकर आई हूँ। वैसे तुम्हारा कैट का नाम क्या है? जीसंग बताता है इसका नाम तोर। तभी चन्मी बताती है तुम्हारे पास दो कैट है, एक स्कूल में और एक यहाँ पर। जीसंग बताता है मुझे लगता है हमें स्कूल जाना चाहिए। चन्मी पूछती है क्या तुम ब्रेकफास्ट नहीं करते हो? जीसंग बताता है नहीं, मेरे पास उतना टाइम नहीं है, इसीलिए मैं नहीं करता हूँ। चन्मी बताती है आज मैं ब्रेकफास्ट प्रिपेयर करूँगी। फिर चन्मी किचन में जाकर ब्रेकफास्ट प्रिपेयर करने लगती है। जीसंग भी चन्मी का मदद करने लगता है। इसके बाद दोनों साथ में बैठकर खाना खाने लगते हैं। खाना खाने के बाद वो दोनों स्कूल जाने के लिए साथ में निकलते हैं। जाते वक्त जीसंग चन्मी से पूछता है तुम तुम्हारे सारे पैसे को ब्रेकफास्ट के लिए उड़ा चुकी हो, तुम्हारे पास पार्ट टाइम जॉब भी नहीं है। तभी चन्मी बताती है मैं पार्ट टाइम जॉब ढूंढ रही हूँ। तभी वहाँ जेबम आता है और वो चन्मी को देखकर उसे बुलाता है और वो जीसंग को भी हाय कहता है। जीसंग जेबम को देखकर हाय कर वहाँ से चला जाता है। स्कूल में चन्मी उसके लॉकर की ओर जाती है, तभी उसे एक और नोट मिल जाता है जिस पर लिखा होता है कि तुम अभी के अभी ऑडिटोरियम में आओ। जिसे देखकर चन्मी मुस्कुराते हुए अपने आप से बताती है मुझे फिर से पत्थर से मार खाने की कोई शौक नहीं है, कहकर उस नोट को इग्नोर कर वहाँ से चले जाती है। तभी सामने से कोकजी दिखती है और वो कोकजी के पास जाकर बताती है मैं अभी भी कह रहा हूँ तुम्हारे फेक पिक्चर्स को मैंने वायरल नहीं किया, और तो और तुम और ओसंग भाई बहन हैं, इसके बारे में भी मैं किसी को भी नहीं बताया। तुम मेरे साथ बहुत खेल चुके हो, तुम कुछ भी करो, मैं इस स्कूल छोड़कर कहीं भी नहीं जाने वाली हूँ। उसकी बात को सुनकर कोकजी वहाँ से चली जाती है। इसके बाद हमें ओसंग को दिखाया जाता है जो क्लास के अंदर जा रहा होता है। तभी टाइसू उसे रोककर उसका मजाक उड़ाते हुए बताती है तुम और कोकजी सच में भाई बहन हो, लेकिन तुम दोनों का सरनेम क्यों अलग अलग है? ओसंग और कोकजी को बहुत गुस्सा आ जाती है। ओसंग टाइसू के ऊपर चिल्लाता है
ताइसू वहाँ से चली जाती है। फिर हमें साजुन को दिखाया जाता है जो स्कूल में फिर से आ जाता है और वो ओसंग को बात करने के लिए बुलाकर उसका दोस्तों को इंट्रोड्यूस करने लगता है। ओसंग पूछता है, लेकिन तुम मुझे यहाँ क्यों बुलाए हो? साजुन बताता है, तुम्हें उस लड़के के बारे में पता लगाना है जो मेरे साथ ये हाल किया है। ओसंग बताता है, मैं कुछ करूँगा, तुम फिर से इस स्कूल में मत आना, कहकर वहाँ से चला जाता है। इसके बाद साजुंग बास्केटबॉल एरिया में शोर मचाते हुए खेल रहा होता है। वहीं पर जीसंग सो रहा होता है। उन लोगों का वजह से वो जाग जाता है। इसके बाद वहाँ जेबम आता है और वो साजुन से अच्छे से बता रहा होता है कि ये हमारे स्कूल का एरिया है और तुम लोग बिना परमिशन के यहाँ आकर शोर मचा रहे हो, प्लीज आप लोग यहाँ से जाओ। लेकिन साजुन को बहुत गुस्सा आ जाता है और वो उसका दोस्तों से जेबम को पिटाने लगता है। तभी वहाँ जीसंग आता है और वो उन लोगों से जेबम को छोड़ने के लिए कहता है, लेकिन वो लोग जेबम को छोड़कर जीसंग को मारने के लिए आ जाते हैं। तभी जीसंग उन लोगों को खूब मारने लगता है। जेबम उसे देखते ही रह जाता है और वो जीसंग को उन लोगों को मारने से रोकता है। फिर हम चन्मी को देखते हैं। उसे फिर से ऑडिटोरियम आने के लिए नोट मिल जाती है और उसे याद आ जाती है कि उस दिन ऑडिटोरियम में कुछ प्रोजेक्ट को स्क्रीन कर रहे हैं। वहाँ पर सारे स्टूडेंट आ जाएंगे और वो ऑडिटोरियम के ओर भाग जाती है जहाँ पर सभी स्टूडेंट बैठ चुके होते हैं। चन्मी भी जाकर बैठ जाती है। इसके बाद टीचर एक प्रोजेक्ट को प्ले करने लगते हैं। तभी वो वीडियो स्किप होकर पार्क 1 का वीडियो प्ले हो जाता है जहाँ पर पार्क 1 को किसी ने धक्का मारकर नीचे गिराया था। इसे देखकर सब लोग हैरान हो जाते हैं। चन्मी भी हैरान हो जाती है और उसकी आंखों से आंसू आ रहा होता है। जीसंग चन्मी को रोते हुए देखकर सैड हो जाता है। तभी टीचर्स सभी स्टूडेंट को क्लास के अंदर जाने के लिए कहते हैं, लेकिन चन्मी उसकी बाई के बारे में ही सोच रही होती है। फिर हमें इस सीन को काटकर पुलिस स्टेशन को दिखाया जाता है जहाँ पर एक पुलिस बताते हैं, चन्मी पहले भी कह रही थी कि उसका भाई सुसाइड नहीं किया है, हमें उसकी बात को मानना चाहिए था। और वो लोग पार्क 1 के केस को फिर से इन्वेस्टिगेशन करना चाहते हैं। इसके बाद वो लोग सोच में पड़ जाते हैं कि वो वीडियो किसने चलाया है। ये वीडियो को चन्मी भी देख चुकी होगी, उसे बहुत बुरा लगा होगा, कहकर पार्क 1 का वीडियो को देखने लगते हैं। तभी वहाँ एक और डिटेक्टिव आकर बताते हैं, ये केस ऑलरेडी बंद हो चुका है, फिर भी तुम लोग इस वीडियो को क्यों देख रहे हो? तभी पुलिस बताती है, क्योंकि पार्क 1 सुसाइड नहीं किया है, किसी ने उसे नीचे धक्का मारा है, तो हमें फिर से इस केस को इन्वेस्टिगेशन करना चाहिए। उसे सुनकर मेन डिटेक्टिव बताते हैं, तो इस केस को तुम इन्वेस्टिगेशन कर सकती हो, कल तुम उस स्कूल पर जाओ, जाकर इन्वेस्टिगेशन करो। फिर हम चन्मी को देखते हैं जो जीसंग के घर में होती है और वो उसकी बाई के बारे में सोचकर रोने लगती है। जीसंग चन्मी को देख रहा होता है और उसे चन्मी को रोते हुए देखकर बुरा लगता है और वो चन्मी से बताता है, मुझे तुमसे कुछ बात करना है। तभी चन्मी बताती है, तुम चिंता मत करो, मैं जल्दी से जल्दी एक घर ढूंढूंगी और मैं यहाँ से चले जाऊंगी। तभी जीसंग बताता है, मैं इसके बारे में नहीं बात कर रहा हूँ, मैं तुमसे ऑडिटोरियम के बारे में बात करने जा रहा था। तुम चिंता मत करो, सब ठीक हो जाएगा, तुम्हारे भाई को मारने वाला बहुत जल्दी पकड़ा जाएगा। तभी चन्मी बताती है, मुझे उतना शौक नहीं हुआ क्योंकि मुझे पहले ही पता था कि मेरे भाई सुसाइड नहीं किया है, किसी ने उसे मारा है। जीसंग उसे रेस्ट करने के लिए कहकर वहाँ से चला जाता है। यहीं पर जीसंग बहुत सैड दिखता है। फिर हम ओसंग को देखते हैं जो जेबम के लिए इंतजार कर रहा होता है। तभी वहाँ जेबम आता है। जेबम ओसंग से पूछ रहा होता है कि ऑडिटोरियम में उस वीडियो को किसने चलाया होगा, कहीं वो तो नहीं है जो पार्क 1 को मारा है या कोई और है। इसके बाद जेबम अचानक से चन्मी के बारे में पूछने लगता है कि तुम चन्मी के साथ ऑडिटोरियम में ऐसा क्यों किए थे? मुझे पता है तुमने ही चन्मी को पत्थर से मारा था, लेकिन तुम उसके साथ ऐसा क्यों किए थे? तभी ओसंग घबरा जाता है और वो बताता है, मैंने ऐसा कुछ नहीं किया। तभी जेबम उसे एक वीडियो दिखाकर बताता है, तुम झूठ मत बोलो। और वो उसे एक वीडियो दिखाकर बताता है, ये शू मैं तुम्हें दिया था और ये शू लिमिटेड एडिशन है, इस स्कूल में किसी और के पास ये शू नहीं है, इसका मतलब तुम ही हो जो चन्मी को उस दिन ऑडिटोरियम में पत्थर से मारे थे, तुम अभी सच बताओ। यहीं पर ओसंग बहुत घबरा जाता है। तभी जेबम बताता है, मुझे पता है
उस दिन तुम चन्मी को पत्थर से मारकर उसकी फोन का लॉक को खोलकर तुम कोकजी का फेक न्यूड पिक्चर्स को फैलाए हो। तभी ओसंग चिल्लाते हुए बताता है, मुझे चन्मी से नफरत है, वो बहुत इरिटेट करती है, जब से आई है तब से वो सबको परेशान कर रही है। तभी जेबम पूछता है, लेकिन तुम उससे उतना नफरत क्यों कर रहे हो? चन्मी ने तुम्हारे साथ ऐसा कुछ नहीं किया है, फिर भी तुम उसे उसकी ओल्ड स्कूल पर क्यों भिजवाना चाहते हो? ओसंग चुप हो जाता है। तभी जेबम बताता है, अगर तुम फिर से चन्मी के साथ खेलोगे तो मैं तुम्हारा वीडियो को सबको दिखाऊंगा, इसकी वजह से तुम्हें पनिशमेंट हो सकता है। अभी ओसंग बताता है, तुम्हें पता है चन्मी कौन है? चन्मी पार्क वन का सिस्टर है और वो पार्क वन के बारे में जानने के लिए यहाँ आई है। लेकिन जेबम उसका बात को नहीं मानता है। तभी ओसंग बताता है, मैंने उसका सेलफोन को चेक किया था, जहाँ पर मैंने पार्क वन और चन्मी का फोटो को देखा और उन दोनों का चैट्स को भी देखा। फिर हम टाइसू को देखते हैं जो सड़क पर जा रही होती है। आगे से कोकजी भी आती है। टाइसू को देखकर कोकजी बताती है, तुम आज सुबह बहुत कूद रही थी ना, कहकर टाइसू को उसकी दोस्तों से पिटवाने लगती है। फिर हमें अगले दिन का सीन को दिखाया जाता है, जहाँ पर ओसंग का लिमिटेड एडिशन शू एक ट्री के ऊपर होता है। इसे जेबम नीचे से देख रहा होता है। तभी वहाँ ओसंग आ जाता है। ओसंग कुछ और शू को पहनकर आ चुका होता है। इसे देखकर जेबम पूछता है, तुम्हारा शू कहाँ है? तभी ओसंग बताता है, तुम कल मेरे शू की वजह से अपसेट थे, इसीलिए मैं ये शू पहनकर आ चुका हूँ। इसके वजह से जेबम सोच में पड़ जाता है। फिर हमें चन्मी को दिखाया जाता है जो उसके लॉकर के पास में होती है। तभी सभी बच्चे पार्क वन के सुसाइड के बारे में ही बात कर रहे होते हैं। उन लोगों का बात को सुनकर चन्मी को बुरा लग रहा होता है। तभी चन्मी को किसी ने फिर से ऊपर आने के लिए कहते हैं। फिर हम स्कूल का प्रिंसिपल को देखते हैं जो सबसे बता रहे होते हैं कि पार्क वन का केस को फिर से इन्वेस्टिगेशन करने के लिए पुलिस लोग आ रहे हैं और हमें उन लोगों को सपोर्ट करना चाहिए। फिर हम पुलिस लोगों को देखते हैं जो ऑडिटोरियम में आते हैं, जो पता कर रहे होते हैं कि प्रोजेक्ट के बीच में कोई वीडियो को कैसे प्ले कर सकते हैं। तभी प्रिंसिपल बताते हैं, क्योंकि जिसका पास वाईफाई होगा वो लोग प्ले कर सकते हैं। पुलिस लोग उस वीडियो को प्ले करने वाले स्टूडेंट को खोजने की प्लानिंग कर रहे होते हैं। फिर हम टाइसू को देखते हैं। उसकी हालत बहुत खराब हो चुकी होती है। टाइसू को उस हालत में देखकर ओसंग उसका मजाक उड़ाने लगता है। उसे जेबम देख रहा होता है। फिर क्लास के अंदर टीचर आ जाते हैं और वो सभी बच्चे से कहते हैं, अभी हमारे स्कूल में पुलिस लोग आ चुके हैं, इसके वजह से सब लोगों को अच्छे से बर्ताव करना होगा। उसके बाद टीचर चन्मी को डिटेक्टिव के पास जाने के लिए कहते हैं, इसीलिए चन्मी वहाँ से उठकर चली जाती है। दूसरी तरफ हम पुलिस लोगों को देखते हैं जो चन्मी के बारे में सोच रहे होते हैं। पुलिस बताते हैं, चन्मी बहुत परेशानी में होगी क्योंकि इसे पहले ही पता था कि उसका भाई सुसाइड नहीं किया है। ये कहकर वो लोग चन्मी का इंतजार करने लगते हैं, लेकिन चन्मी वहाँ नहीं जाती है, बल्कि चन्मी एक शूटिंग एरिया में जाती है जहाँ पर बहुत अंधेरा होता है, क्योंकि वो उस आदमी को पकड़ना चाहती है जो उसे हमेशा नोट को बेचता है। तभी वहाँ जेबम आता है। जेबम को देखकर चन्मी शॉक हो जाती है। यहीं पर एपिसोड खत्म हो जाता है।